हेलो एवरीवन। सर्कल में हम लोगों ने टेंजेंट के बारे में पढ़ा था। टेंजेंट से आगे हम लोग को आज पढ़ना है कॉमन कॉर्ड। उससे पहले 2-3 फार्मूला टाइप के या कॉन्सेप्ट कह लीजिए, उनको बता देते हैं आपको टेंजेंट से। ठीक है, कॉमन टेंजेंट पढ़ रहे थे, उसी से रिलेटेड। देखिए, सबसे पहला फार्मूला या कॉन्सेप्ट जो भी आप कह दीजिए कि अगर दो सर्कल एक दूसरे से टच होते हुए जा रहे हैं और इनकी हम कॉमन टेंजेंट खींच देते हैं। देखिए, एक कॉमन टेंजेंट यहाँ से मैंने ड्रॉ की, ये इनकी कॉमन टेंजेंट खींची, दो सर्कल अलग अलग रेडियस के टच होते हुए जा रहे थे। तो हमने कहा कि ये जहाँ पे ये टेंजेंट है, अगर इसको इनकी स्पर्श बिंदु पर मिलाए, मतलब जहाँ पे ये दोनों सर्कल टच कर रहे हैं वहाँ से इसकी टेंजेंट को मिला दिया और इधर वाले टेंजेंट पॉइंट को भी वहीं से मिला दिया, तो ये हमेशा 90 डिग्री का एंगल बनाता है। मतलब अगर इसको कोई नाम दे दे पी क्यू और ये मान लीजिए ए पॉइंट पर टच करते हैं, तो ये हमेशा ही याद रखिएगा एंगल पी ए क्यू 90 डिग्री होता है। ये डायरेक्टली मेंस में क्वेश्चन पूछा गया है कि ये एंगल बताइए, तो आपको याद होगा तो आप डायरेक्टली कह सकते हैं 90 डिग्री। ये आता कहाँ से, ये भी हम बता देते हैं। देखिए, अगर हम कोई पॉइंट इसी पे ले लेते हैं, कोई पॉइंट ले लेते हैं, अगर ये पॉइंट लिया और इसको यहाँ से मिला दिया, तो आपको याद होगा कि किसी भी बिंदु, मान लीजिए आर पॉइंट, याद होगा कि किसी बिंदु से दो स्पर्शियां अगर खींची जाएं एक ही सर्कल पे तो वो बराबर होती हैं आपस में। तो आप कह सकते हैं पी आर और ए आर दोनों बराबर होंगे आपस में। फिर दूसरे भी सर्कल पे सेम प्रोसेस, आर से क्यू तक की दूरी, आर से ए तक की दूरी भी बराबर होगी आपस में। यहाँ तक कोई समस्या नहीं होगी, क्योंकि एक ही पॉइंट से किसी एक ही सर्कल पर दो स्पर्शियां बराबर होती हैं। अब इनके सामने का एंगल मान लीजिए अल्फा है, तो ये भी अल्फा हो जाएगा, क्योंकि इस ट्रायंगल में अगर देखिए पी आर ए में ये दो साइड बराबर है, इनके सामने के कोण बराबर होंगे। इसी तरह इधर वाले में आइए, ये अगर बीटा है तो ये वाला एंगल भी क्या होगा, बीटा हो जाएगा। अब आपको पता है क्या होता है कि तीनों एंगल्स का सम 180 डिग्री होता है किसी एक ट्रायंगल में। हम ट्रायंगल ले रहे हैं पी ए क्यू, ट्रायंगल पी ए क्यू में अल्फा प्लस बीटा किसके बराबर होना चाहिए, 180 अंश के बराबर होना चाहिए। तो अब यहाँ से आप निकाल सकते हैं अल्फा प्लस बीटा कितना हो जाएगा, 180/2 यानी 90। और आपको पूछा क्या गया था, ये अल्फा प्लस बीटा ही तो। देखिए एंगल पी ए क्यू क्या है, पी ए क्यू अल्फा प्लस बीटा, ये इतना तो है। तो अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू आ गई 90 डिग्री, यानी ये पूरा एंगल क्या होता है, 90 डिग्री के बराबर। समझ रहे हैं ना। अब इसको आपको याद रखना है, ये कॉन्सेप्ट के तरीके, ये डायरेक्टली क्वेश्चन पूछा गया था, मैंने इसको कॉन्सेप्ट के तरीके बता दिया। ठीक है, यही क्वेश्चन ही लिखा गया था कि ऐसे पूरा डिटेल दिया गया था, दो सर्कल टच करते हुए जा रहे हैं, इनके स्पर्श बिंदुओं को टेंजेंट से मिलाने पर, टेंजेंट पॉइंट से, बताइए वो एंगल क्या बनेगा। ठीक है, अच्छा, इसी सेम फिगर पे एक और फार्मूला आता है और वो कई बार आपको मिला होगा प्रैक्टिस पेपर्स में और ये मेंस में भी पूछा गया है। ठीक, ये हमने एक स्पर्श रेखा खींची और इसके बीच में एक सबसे बड़े साइज का सर्कल बनाना है। पूछा जाता है कि इसकी रेडियस क्या होगी, इन दोनों की रेडियस दे दी जाती है। इवन फार्मूला कई बार पूछा गया, बहुत बार ये डायरेक्ट फार्मूले के तरीके ही पूछ लिया गया। तो मान लीजिए ये अगर R1 है, ये R2 मान लेते हैं और इसको R मान लीजिए, सबकी रेडियस हमने मान लिया R1 R2 R। ठीक है, अब अगर इनका सेंटर हम कहीं पे बना दें, सेंटर से इसको ज्वाइन करेंगे तो ये R1 है और इसी तरह से इनका भी सेंटर बना दें, ये R2। अगर आपसे हम कहें कि ये P है, ये Q है, यहाँ पे R है, ये स्पर्श बिंदु हैं सभी के, हाँ, P Q R जो है स्पर्श बिंदु है, टेंजेंट पॉइंट्स हैं। ठीक है, अगर हम आपसे कहें P R की वैल्यू बता दीजिए, P R की वैल्यू क्या हो जाएगी ये बताइए। P R की वैल्यू हो जाएगी, देखिए ये एक सर्कल है, ये दूसरा सर्कल है, दो सर्कल की ये क्या है, कॉमन टेंजेंट। तो आपको बताया है मैंने, जब दो सर्कल टच करते हुए जाएं तो इनकी कॉमन टेंजेंट क्या होती है, 2√R1 R2 या 2√RR जो भी कह लीजिए, मतलब ट्वाइस ऑफ रूट R1 है, ये R है, तो R R1 ये हो जाएगी। इसी तरह से अगर हम आपसे पूछें RQ बता दीजिए, RQ आप कहेंगे कि अब ये वाला सर्कल और ये वाला सर्कल आपस में टच कर रहे हैं, इनकी कॉमन टेंजेंट है, तो ये भी क्या हो जाएगी, 2√R R2। और अब PQ बता दीजिए, ये भी एक सर्कल है, ये भी एक सर्कल है, दोनों आपस में टच हो रहे हैं और इनकी कॉमन टेंजेंट है PQ, तो ये क्या हो जाएगा, 2√R1 R2। ये इतनी बात में समस्या नहीं होगी।
अब आपको क्या पता है कि पी क्यू की वैल्यू हम ऐसे भी तो लिख सकते हैं पी आर और आर क्यू का एडिशन भी है यही। तो आप वैल्यू यहाँ पे पुट कर दीजिए और कुछ नहीं करना है, ट्वाइस ऑफ रूट R1 R2 इक्वल होगा ट्वाइस ऑफ R1 और ट्वाइस ऑफ R2, यह इतना होगा। अब हम क्या करते हैं, 2 कॉमन लेके कैंसिल कर देते हैं सबसे पहले, और दूसरी चीज़ कि सभी पदों को स्क्वायर रूट R1 R2 से डिवाइड कर देते हैं। क्या किया हमने कि सभी पदों को स्क्वायर रूट R1 R2 से डिवाइड कर दिया। तो देखिए यहाँ R1 R2 कैंसिल होगा, केवल 1 अपॉन स्क्वायर रूट R बचेगा, और यहाँ 1 अपॉन स्क्वायर रूट, यहाँ R2 बचेगा, यहाँ R1। तो हम थोड़ा सा इसको बैलेंस करके 1 अपॉन स्क्वायर रूट R2 लिख दे रहे हैं, मतलब R2 को बाद में लिख दिया, R1 को पहले लिख दिया, केवल आपको याद करने में ईजीनेस हो। ये है 1 अपॉन स्क्वायर रूट R इक्वल टू 1 अपॉन स्क्वायर रूट R1 प्लस 1 अपॉन स्क्वायर रूट R2। मतलब इसका स्क्वायर रूट लेके 1 अपॉन करिएगा, इसका स्क्वायर रूट लेके 1 अपॉन करिएगा, वो बराबर होगा इसके स्क्वायर रूट 1 अपॉन। मतलब स्क्वायर रूट का इन्वर्स इन दोनों को ऐड करिएगा तो इसके स्क्वायर रूट के इन्वर्स के बराबर हो जाएगा। ये आपको याद रखना है, ठीक है। अगला जो पॉइंट है वो ये है कि 2 सर्कल अगर टच कर रहे हैं एक दूसरे को और इनमें एक कॉमन टेंजेंट खींची गई पी क्यू, और पी और क्यू को हमने कहाँ से मिला दिया, जहाँ ये पहले कट कर रहे थे, और इन्हीं पी क्यू को दूसरे वाले पॉइंट पे मिला दिया जहाँ पे ये कट कर रहे हैं। मतलब 2 सर्कल आपस में एक दूसरे को कट करते निकल रहे थे, एक दूसरे को अंतः प्रतिच्छेद कर रहे थे, एक दूसरे के अंदर से ये निकला एक सर्कल और दूसरा ये सर्कल। 2 सर्कल थे, इनके जो इंटरसेक्शन पॉइंट थे, कटिंग पॉइंट्स थे, इनको हमने स्पर्श बिंदु से मिला दिया, टेंजेंट पॉइंट से मिला दिया, यहाँ से और यहाँ से। अगर ये किया तो आप ये पॉइंट कुछ और मान लीजिए ए पॉइंट है, तो ये आप कहेंगे कि हमेशा पी आर क्यू और एंगल पी ए क्यू इन दोनों का सम 180 डिग्री के बराबर होता है। इसको भी याद रखना है आपको। यह भी बहुत ही आसान है, अगर आप करना चाहें तो आप इसको मिला दीजिए, बस आपका पूरा क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। अब आप बताइए कि अगर ये अल्फ़ा है तो आप अगर ध्यान से देख पा रहे हो कि इस वाले सर्कल में, इस बड़े वाले सर्कल में ये क्यू ए आर एक ट्रायंगल है। हमने बताया हुआ है कि अगर ये अल्फ़ा है, स्पर्श रेखा पर ये कोण अल्फ़ा बन रहा हो तो इस लाइन के अलावा जो बचा हुआ है एंगल ये बराबर होता है इसके, मतलब ये भी अल्फ़ा हो जाएगा, होगा। इसी तरह से ये अगर एंगल बीटा है तो ये भी एक ट्रायंगल बन रहा है पी ए आर इस वाले सर्कल में, और ये भी अगर बीटा है तो ये एंगल हो जाएगा बीटा। इसमें भी वही सेम प्रोसेस करना है आपको कि अब आपको अल्फ़ा और बीटा पता है, आपको निकालना है ये वाला एंगल, ये वाला एंगल ही तो हमें निकालना है। देखो पी ए क्यू कितना आ जाएगा, एंगल पी ए क्यू बीटा अल्फ़ा का एडिशन 180 में से माइनस कर दें, बस यही आ जाएगा पी ए क्यू। अब वैल्यू उठा के यहाँ पे पुट कर दीजिए। देखिए पी आर क्यू कितना हो जा रहा है, अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस पी ए क्यू कितना हो जा रहा है 180 माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा, यही हो रहा है। देखिए ये कैंसिल हुआ और आंसर क्या आ जाएगा 180। तो यही आपको फाइंड करना था। अच्छा, इसी में बेस्ड एक बहुत ही कम पूछा जाने वाला पर एक कॉन्सेप्ट है, जल्दी से ये भी देख लीजिए और इसके बाद हम लोग पढ़ें कॉमन कॉर्ड, ठीक है। बहुत ही रेयर कभी पूछा गया होगा, अगर 2 सर्कल जो है एक दूसरे को कट करें और इनकी कॉमन कॉर्ड्स खींची जाए, तो आपको मैंने बताया पहली बात तो कॉमन कॉर्ड्स हमेशा बराबर होती हैं, ये वाली और ये वाली, ठीक है। और एक लाइन हम खींच रहे हैं जो इनके इंटरसेक्शन पॉइंट से होती हुई जा रही। तो अगर हम ये पी क्यू पॉइंट मान लें, ये ए बी पॉइंट मान लें और ये एम एन मान लेते हैं, तो ये भी एक फॉर्मूला होता है कि पी क्यू का स्क्वायर और एम एन के स्क्वायर का सम ए बी के स्क्वायर के बराबर होता है। तो ये भी पूछा जा सकता है। तो ये फिनिश हुआ जो भी टेंजेंट थे, कॉमन टेंजेंट वाले टॉपिक से था। अब आपको पढ़ना है कॉमन कॉर्ड। देखिए अब हम लोग पढ़ेंगे कॉमन कॉर्ड। कॉमन कॉर्ड मतलब उभयनिष्ठ जीवा। उभयनिष्ठ जीवा मतलब देखिए जब 2 सर्कल आपस में कट करते हुए, इंटरसेक्ट करते हुए जाते हैं तो बीच में ये जो दोनों के
पॉइंट्स हैं, इंटरसेक्शन पॉइंट्स हैं, इनको मिलाने पर ये इस सर्कल की भी जीवा है, कॉर्ड है, और दूसरे वाले सर्कल के लिए भी कॉर्ड है। आपको कॉर्ड की डेफिनेशन याद होगी कि सर्कल के किसी भी दो पॉइंट को आपस में ज्वाइन कर दीजिए तो वो कॉर्ड बनाती है ना। तो अब इनकी लेंथ आपको फाइंड करने के लिए पूछा जाता है। तो इनको हम दो सब कैटेगरी में बांटते हैं। पहली बात, एक दूसरे के जब सर्कल से दो पॉइंट, मतलब दो सर्कल एक दूसरे के सेंटर से पास, दो सर्कल एक दूसरे के सेंटर से जब पास होते हैं तब कैसे निकालेंगे, और दूसरी कंडीशन कि जब सर्कल के अपने एक दूसरे के सेंटर से ना पास हो। बस यही दो कंडीशन बनती है। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि जब सर्कल एक दूसरे के सेंटर से पास हो, मतलब दोनों की त्रिज्याएं समान हो। सेंटर से तभी पास होंगे जब त्रिज्याएं समान होंगी। तो ये ये भी R, ये भी R, रेडियस सेम होगी, श्योर है। तो जब भी दो सर्कल एक दूसरे के सेंटर से पास हो तो हम क्या करेंगे कि हम अगर यहाँ से इसको मिला दें तो ये रेडियस है कि नहीं, R है। अगर इसको यहाँ से मिला दें, आपको याद होगा सेंटर से, मान लीजिए ये सेंटर इसका A है, इसका सेंटर B है, ठीक है। अगर हम सेंटर से सरकमफेरेंस पर कोई भी पॉइंट मिलाते हैं तो वो क्या होता है, रेडियस होती है। तो ये रेडियस है, ये रेडियस है। अगर इन दोनों को मिला दें तो ये भी क्या है, रेडियस ही तो है। देखिए सेंटर से सरकमफेरेंस पर कोई पॉइंट हमने मिलाया है, ये भी रेडियस है। तो मतलब ये तीनों भुजाएं आपस में बराबर हैं। तीनों भुजाएं अगर बराबर हैं तो आपको पता है ये क्या बन गया, समबाहु त्रिभुज। और आपको पता है कि ये 90 डिग्री का एंगल बनाते हैं और आधा आधा डिवाइड करते हैं, पढ़ाया मैंने जीवा को। तो ये वाली इस वाली लाइन के बराबर हो जाएगी। तो अगर हम जीवा इस पूरे जीवा को यानी कॉमन कॉर्ड को PQ मान लें और यहाँ पे इंटरसेक्शन पॉइंट को PM मान लें, ठीक है। तो हम PM की लंबाई पूछ रहे हैं आपसे, बता सकते हैं आप? बिल्कुल बता सकते हैं। देखिए आप कहेंगे ABP ये क्या है, इक्विलेटरल ट्रायंगल है यानी समबाहु त्रिभुज है। समबाहु त्रिभुज की ऊंचाई ही तो है PM। तो PM क्या हो जाएगी, √3/2A यानी R। A तो होता है √3/2A होता है, तो साइड क्या है, रेडियस के बराबर है, तो इसलिए √3/2A की जगह R हो गया, है ना। अब अगर आपसे हम पूछें PQ यानी कॉमन कॉर्ड की लंबाई क्या हो जाएगी, PQ की लंबाई, तो आप कहेंगे कि ये और ये बराबर है यानी इसका 2 गुना हो जाएगा। 2 गुना करिएगा तो 2 कैंसिल होगा, केवल आएगा √3R। तो आपको ये फॉर्मूला याद रखना है आपसे कि कभी भी दो सर्कल एक दूसरे के सेंटर से पास हो तो उनकी कॉमन कॉर्ड की लंबाई, ये उभयनिष्ठ जीवा की लंबाई √3R होती है, ठीक है। अब दूसरे वाले पे आते हैं कि जब एक दूसरे के सेंटर से ना पास हो, ठीक है, तो क्या करेंगे। अच्छा, दूसरे वाले में भी दो कैटेगरीज बनती हैं। एक दूसरे के सेंटर से ना पास होने पे दो कंडीशन होती हैं। एक तो कि हो सकता है वो समकोण त्रिभुज बना दें, या हो सकता है कोई त्रिभुज स्पेसिफिक ना बनाए। तो दो तरीके से हम देखेंगे इनको। एक, दो सर्कल हमने बनाया, ये एक दूसरे के सेंटर से नहीं पास हो रहे हैं और हमें निकालनी है कॉमन कॉर्ड की लेंथ। तो हम सबसे पहले मान के चलते हैं, अगर दो सर्कल की त्रिज्याएं आपस में 90 डिग्री का एंगल बनाए यानी समकोण बना दें, यानी यहाँ पे 90 डिग्री का एंगल बन जाए। अच्छा, ये आपको क्वेश्चन में दिया कभी नहीं जाता है कि ये 90 डिग्री का यहाँ पे एंगल बन रहा है। आपको कैसे चेक करना पड़ेगा, ट्रिपलेट से, ठीक है। मान लीजिए यहाँ 5, 12 दे दिया, बस यही दोनों दिया जाएगा, आपको ये तीसरी चीज़ नहीं दी जाएगी। बस यही बोलेंगे कि ये है 5, ये है 12, और तीसरी या तो साइड देंगे। एंगल तो बहुत ही मुश्किल है देना, तो आपको निकालना पड़ेगा। मान लीजिए A साइड है, ये B साइड है, और ये पूरी साइड C साइड है, और आपको पता चल गया कि ये 90 डिग्री का एंगल बना रहा है यानी समकोण त्रिभुज है। तब आप बहुत आसानी से निकाल सकते हैं। ये 90 डिग्री होता ही है, आपको पता है, कॉर्ड बाइसेक्ट हो रही है और 90 डिग्री का एंगल बनाती है ना। तो अगर आपसे हम फिर से पूछें, ये PQ हम मान लेते हैं फिर से, और यहाँ पे M मान लेते हैं। अगर हम आपसे पूछें PM की लंबाई इस वाले ट्रायंगल में बता दीजिए, तो आप क्या कहेंगे कि एक अगर समकोण त्रिभुज है, उसके समकोण वाले शीर्ष से सामने वाली भुजा पर लंब डाला जाता है तो क्या होता है, वो लंबाई परपेंडिकुलर और बेस का मल्टीप्लिकेशन अपॉन हाइपोटेन्यूज, यही होता है, यानी A × B/C ये हो जाएगा। लेकिन आपने कहा कि ये इतनी हमने लंबाई निकाली है ना, PM का डबल ही तो होगा PQ, क्योंकि ये दोनों बराबर हैं, यानी PQ की लंबाई कितनी आ जाएगी, 2 ऑफ
AB/C। अब ये AB R1 R2 दे सकते हैं, तो आप क्या कर लीजिए कि इनको R1 R2 कर लीजिए। और चूंकि आपको पता है कि हम क्या दिखाते हैं, दोनों सेंटर्स के बीच की दूरी को किससे दिखाते हैं, D से दिखाते हैं। तो यहाँ पे क्या कर लीजिए R1 R2 और इसको हम D बना देते हैं, ठीक है, R1 R2 D। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे हम फॉर्मूला 2R1 R2/D। समझ गए हैं? मतलब अगर आपको यहाँ पे 90 डिग्री का एंगल मिल जाए, ज़रूरी नहीं मिल जाएगा, हो सकता है ट्रिपलेट ना दें, तब कैसे करेंगे वो देखिए। तीसरा तरीका, 3 ही तरीके हैं कॉमन कॉर्ड निकालने के। तीसरा तरीका, जब आपको कुछ भी ना पता हो कि ना ही 90 डिग्री का एंगल बना रहे हैं, ना ही एक दूसरे के सेंटर से पास कर रहे हैं, तब क्या करेंगे आप? तब भी आपके पास वही ऑप्शन है, ये यहाँ से पास हो रही है लाइन। अब देखिए आपको फिर से वही कॉमन कॉर्ड निकालनी है। कॉमन कॉर्ड क्या होगी, 90 डिग्री बनाएगी और ये दोनों आपस में बराबर हो, ये बात तो श्योर है आपके पास। अच्छा, ये R1 है, ये R2, तो आप क्या करेंगे कि ये कोई एक ट्रायंगल बनेगा, कोई एक ट्रायंगल तो बनेगा ही ना, आपको D दिया जाता है इसमें। कोई एक ट्रायंगल बनेगा जिसमें ऊंचाई आप निकाल सकते हैं। कैसे निकाल सकते हैं? पहली बात तो आप किसी भी ट्रायंगल का एरिया निकालने का तरीका क्या जानते हैं, हाफ हाइट इंटू बेस, हाइट इंटू बेस करेंगे यानी D, ये एरिया निकालने का तरीका हुआ। अच्छा, एरिया निकालने का एक और तरीका आपको पता है क्या, S S माइनस A S माइनस B S माइनस C ना, ये वाला तरीका भी लगा सकते हैं। जब दो तरीके से एक ही एरिया निकाल रहे हैं तो दोनों एरिया आपस में बराबर होने चाहिए, दोनों आप बराबर करके यहाँ से हाइट निकाल सकते हैं। अगर ये हाइट आ गई तो हाइट का डबल ही तो होगा ये पूरी लाइन। समझ गए हैं? तो आपको 3 तरीके जानने थे, एक जब एक दूसरे के सेंटर से पास करें, दूसरा जब दोनों आपस में समकोण बनाए यहाँ पे 90 डिग्री, और तीसरा जब कुछ भी ना पता हो हमें, तब आपको ये वाला तरीका लगाना है। चलिए एक एक क्वेश्चन कर लेते हैं सभी। एक क्वेश्चन देखते हैं। पहला क्वेश्चन सबसे आसान सा पूछा गया है सीजन के प्रीवियस ईयर में कि 5 सेंटीमीटर त्रिज्या के 2 वृत्त एक दूसरे के केंद्रों से गुजरते हैं, तो बताइए इनकी उभयनिष्ठ जीवा की लंबाई क्या हो जाएगी। कॉमन कॉर्ड, तो आपको फॉर्मूला याद होगा, R√3 होता है ना, तो 5√3 हो जाएगा आपका आंसर, ठीक है, उसमें कोई समस्या नहीं होगी। अब आते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन दिया गया था कि 2 वृत्त जिनकी त्रिज्याएं 9 सेंटीमीटर और 12 सेंटीमीटर है तथा इनके केंद्रों के बीच की दूरी 15 सेंटीमीटर है, तो इनकी कॉमन कॉर्ड यानी उभयनिष्ठ जीवा की लंबाई क्या होगी। तो आपको मैंने अभी थोड़ी देर पहले बताया कि अगर ये 9 है, ये 12 है और ये पूरा दिया गया 15, तो आपको क्या देखना है कि 9, 12, 15 क्या ट्रिपलेट बनाता है। तो बनाता है, आपको पता है पहले से ही, ये ट्रिपलेट बनाएगा यानी ये 90 डिग्री बना दिया। अगर ये 90 डिग्री हो गया तो आपको फार्मूला याद रखना है, अगर फार्मूला नहीं याद हो तो कॉन्सेप्ट याद रखना है। कॉन्सेप्ट मैंने अभी बताया कि ये परपेंडिकुलर होता है, तो अगर इस सिर से जहाँ पे ये 90 डिग्री बना रहा है, उस सिर से सामने वाली भुजा पर लंब डालते हैं तो क्या होता है, लंब गुणे आधार बटे हाइपोटेन्यूज यानी कि कर्ण। तो आप निकाल दीजिए, इतनी दूरी क्या हो जाएगी, 9 गुणे 12 बटे 15। और चूंकि आपको पूरा निकालना होता है तो इसका 2 गुना होता है। यह आपको फॉर्मूला याद हो, 2R1 R2/D। तो चाहे जैसे आप निकाल सकते हैं। कॉमन कॉर्ड की लंबाई कितनी हो जाएगी, सॉल्व कर लीजिए, 3 × 5 = 15, 3 × 4 = 12, तो 9 × 4 = 36, 72 बटे 5 आएगा। या इसको आप पॉइंट में निकालना चाहें तो आप कैंसिल कर दीजिए, 5 × 4 = 20, 5 × 4 = 20, 14.4 सेंटीमीटर। समझ गए? अब अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन में फिर से आपको दिया गया है कि 2 वृत्त जिनकी त्रिज्याएं 13 सेंटीमीटर और 14 सेंटीमीटर है तथा इनके केंद्रों के बीच की दूरी 15 सेंटीमीटर है, तो बताइए कि इस दोनों वृत्त की कॉमन कॉर्ड यानी उभयनिष्ठ जीवा क्या हो। तो आपको फिर से फॉर्मूला याद हो, तरीका याद हो, सारी चीज़ें पता हो, ठीक है। अब इनमें हमको निकालना है, तो हम क्या करेंगे, ये आपको पता है ये परपेंडिकुलर होता है ना। बस यही एक चीज़ आपको याद रखना है कि यहाँ परपेंडिकुलर होता है, जीवा पे ये त्रिज्या है, त्रिज्या लंब हो रही है यहाँ पे, तो इसको 2 इक्वल पार्ट में डिवाइड करेगी, ये भी पता है आपको। तो अगर हम इसकी दूरी निकाल लें तो ये वाली दूरी डबल करके ही निकाल सकते हैं आराम से। तो आपको क्या पता है, 13, 14 और 15, क्या 13, 14, 15 ट्रिपलेट बनाते हैं, नहीं बनाते हैं। तो आपको याद होना चाहिए कि 13, 14, 15 पे मैंने कुछ चीज़ें आपको याद करवाई थी कि इनका पेरीमीटर क्या होता है, 21 होता है, सेमी पेरीमीटर सॉरी, और पेरीमीटर क्या होता है, 42 होता है, और आप इनका एरिया याद कर चुके हैं ना, इनका एरिया कितना होता है,
सबसे मेन चीज़ है एरिया, एरिया होता है 84 ना। बस यही मेन चीज़ था, आपको याद करना था। अगर आपको नहीं याद आ रहा है तो आप क्या करेंगे, एस माइनस बी एस माइनस सी से निकालेंगे, ठीक है। चलिए देखिए हम बता देते हैं आपको, वैसे तो मैंने याद कराया हुआ है आपको, फिर भी नहीं याद होगा, हमको पूरा भरोसा है आपके ऊपर। तो चलिए हम निकाल के दिखा देते हैं। क्या करेंगे हम, 1/2 हाइट, हाइट यानी ये इतनी दूरी, ये इतनी डिस्टेंस हम मान रहे हैं हाइट, तो इस पर बेस कौन सा मानना पड़ेगा, जो ये सामने है, तो ये बेस कितना हो जाएगा 15 इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ एस माइनस बी एस माइनस सी रखेंगे। एस कितना हो जाएगा, सभी को ऐड कर लीजिए, 5 4 9 3 12, 42 आ गया। 42 का आधा होता है सेमी पेरीमीटर यानी 21 हो जाएगा। एस हो गया। एस माइनस ए 13 घटा दीजिएगा, कितना आ जाएगा 8। एस माइनस बी 14 घटा दीजिएगा 7 आएगा। और एस माइनस सी 15 घटा दीजिएगा तो 6 आएगा। ये इतना होने वाला है। अब इसको सॉल्व कर लीजिए थोड़ा सा। h की वैल्यू हम निकाल लेते हैं 2/15 ऑफ, इसमें से स्क्वायर रूट से बाहर करिए, 7 यहाँ पे मिल रहा है, 7 बाहर हुआ, 3 यहाँ पे मिला, 6 3 18, 18 8 144 यानी 12 बाहर आएगा। ये इतना होगा। तो आप यहाँ से हाइट निकाल सकते हैं। हाइट कितनी आ जाएगी, 3 से कैंसिल करिए, 3 5 15, 3 चौक 12, ये तो होगा। तो 7 चौक 28 दूना 56, 56/5 ये हो जा रही हाइट। हाइट यानी कि ये इतनी डिस्टेंस है, तो इसी का जब डबल करेंगे तो हमारी पूरी पी क्यू यानी पूरे उभयनिष्ठ जीवा की लंबाई आ जाएगी, यानी इन्हीं का डबल हमको करना है। तो पी क्यू यानी उभयनिष्ठ जीवा की लंबाई कितनी आ जाएगी, 56 दूना 112/5। इसी को आप थोड़ा सा कट कर दीजिए, तो 5 दूना 10, 5 दूना 10, 5 चौक 20, 22.4 आएगा आंसर। तो ये थे कॉमन कॉर्ड वाले क्वेश्चन। आगे बढ़े, अगला कॉन्सेप्ट जो आपको जानना है वो देखिए। ये क्या है कि जब आप पॉइंट लिख लीजिएगा इसमें कि जब दो जीवाएं परस्पर लंब हो, मतलब एक दूसरे को समकोण पर कट करें, ठीक है, ये परस्पर लंब है। तो और आपको ये 2 तरीके से प्रूफ करना है। पहली बात तो आपको दे दिया जाएगा कि पूरे जीवा की लंबाई या फिर छोटे छोटे पार्ट्स की लंबाई दी जाएगी, तब भी आपको फॉर्मूला लगाना होता है, ठीक है। तो दोनों चीज़ें हम आपको दिखा देते हैं। सबसे पहले आपको मानना पड़ेगा कि हम AB की लंबाई 2a मान रहे हैं और CD की लंबाई 2b मान रहे हैं, और मान लीजिए यहाँ कहीं सेंटर होगा, सेंटर से P पॉइंट की दूरी OP, इसको हम मान रहे हैं C, ठीक है। अब इसी के बेसिस पे एक फार्मूला हम लोग डिराइव करेंगे। देखिए पहली बात तो अगर हम यहाँ पे परपेंडिकुलर ड्रॉप करेंगे तो ये इसको 2 इक्वल पार्ट में डिवाइड करेगा, है ना। मान लीजिए M पॉइंट हम मान लेते हैं, तो AM और MB ये दोनों किसके बराबर होंगे, ये इतना हमने माना है। इसके बाद AM और MB ये किसके बराबर हो जाएगा, A के बराबर हो जाएगा। इसी तरह से अगर हम यहाँ पे पॉइंट परपेंडिकुलर डालें N, तो ये भी इक्वल पार्ट में 2 डिवाइड करेगा, और DN इक्वल हो जाएगा CN के, और ये किसके बराबर होगा, B के। इतनी बात में कोई समस्या नहीं होगी आपको। फिर आप कहेंगे कि अगर हम O से D को मिला दें तो ये रेडियस है, और O से B को मिला दें ये भी रेडियस है, दोनों ही रेडियस है। तो हम कहेंगे आपसे कि O से M तक की दूरी निकालने के लिए आप क्या करेंगे, OM की लंबाई कितनी आ जाएगी, निकालिए। OM की लंबाई हो जाएगी स्क्वायर रूट ऑफ R स्क्वायर माइनस BM का स्क्वायर, और BM कितना है, A है, यानी R स्क्वायर माइनस A स्क्वायर। सेम एज हम चलते हैं इधर, ON की लंबाई निकाल लेते हैं। ON की लंबाई फिर से आप लगाइए पाइथागोरस, R स्क्वायर माइनस कितना आ जाएगा, B स्क्वायर, क्योंकि हमें लेना होगा DN, और DN की वैल्यू है B। इतनी बात समझ में आई। ये दोनों चीज़ें हमें पता हो गई। अच्छा आपको क्या पता है, ये 90, ये 90, ये 90, तो ये वाला भी 90 हो जाएगा। आपको ये पता चल गया कि ये पूरा क्या बन रहा है, या तो वर्ग बनेगा या तो आयत बनेगा। वर्ग नहीं बन सकता है क्योंकि बगल बगल के साइड्स देखिए बराबर नहीं है, तो ये क्या बना, आयत। आयत बना तो सामने सामने की भुजाएं बराबर होती हैं आयत में, तो हम कहते हैं कि ON बराबर हो जाएगा PM के। हो जाएगा या नहीं, ON बराबर हो जाएगा PM के, होगा। तो अब हम चलते हैं कौन से ट्रायंगल में, ट्रायंगल OPM में हम पाइथागोरस थ्योरम लगा देते हैं और आपका आंसर आ जाएगा। क्या होता है पाइथागोरस में, इसका स्क्वायर OP का स्क्वायर, और OP को हमने माना हुआ है C, तो C का स्क्वायर बराबर होगा किसके, OM का स्क्वायर। OM कितना आया हुआ है, R स्क्वायर माइनस A स्क्वायर का स्क्वायर रूट,
और स्क्वायर करिएगा तो केवल क्या बचेगा, आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। और पी एम का स्क्वायर, पी एम कितना आ गया है, आर स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का स्क्वायर रूट, और होल स्क्वायर करिएगा तो कैंसिल हो जाएगा स्क्वायर रूट। ये इतना आ गया। अब आपको निकालना है आर की वैल्यू, तो यहाँ से कितना हो जाएगा, 2r स्क्वायर इक्वल टू, सॉरी ये बी होगा ना, 2r स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर बी स्क्वायर को इधर ले आइए, तो ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर हो जाएगा। यानी अगर हम यहाँ से केवल r की वैल्यू निकालना चाहें तो स्क्वायर रूट ऑफ ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर अपॉन 2, स्क्वायर रूट पूरे पे है, ये ध्यान रखिएगा। और ये आपका फॉर्मूला आ गया। अगर आपको ये पता हो कि दोनों जीवाओं की लंबाइयाँ 2a 2b हैं और केंद्र से समकोण बनाने वाले बिंदु की दूरी c है, तो ये फॉर्मूला आपको अप्लाई करना है। लेकिन आप भूलिएगा मत बिल्कुल भी कि a b c यहाँ पे क्या क्या है, a नहीं है, ये a क्या है, आधी लंबाई है पूरी जीवा की, b क्या है, आधी लंबाई है दूसरी जीवा की, और c क्या है, केंद्र से समकोण बनाने वाले बिंदु की दूरी। समझ गए हैं। अब इसी चीज़ को आप दूसरे तरीके से भी प्रूफ कर सकते हैं। मान लीजिए कि आपको पूरी लंबाई ना दे दी जाए। पहली बात तो पूरी लंबाई दी जाएगी ज़्यादातर केसेस में। दूसरी बात, अगर पूरी लंबाई नहीं दी जाती है तो आप पूरी लंबाई निकाल भी सकते हैं, उसमें कोई समस्या नहीं होगी। लेकिन मान लीजिए आपका मन ही कर रहा है कि हम नहीं निकालेंगे, क्योंकि आप जिद्दी तो है ही, तो आपका मन किया कि हम नहीं निकालेंगे, और आपको दे दिया गया है क्वेश्चन में कि ये मान लीजिए ये सी था ना, हम मान लेते हैं ए पी, ए दे दिया जाए, बी पी, बी दे दिया जाए, इसी तरह से सी पी, सी दे दिया जाए, और डी पी, डी दे दिया जाए। ये सारी दूरी पता होगी। इसमें से 3 आपको दे दिया जाएगा, चौथा आपको निकालना पड़ेगा। कैसे, आपको पता है ना कि सी पी इंटू डी पी बराबर होता है ए पी इंटू पी बी। ये फॉर्मूला मैंने पहले पढ़ा है कॉर्ड में। तो उस तरीके से आप चौथी वाली नंबर निकाल लेंगे, चौथा वाला। 3 चीज़ें आपको पता होंगी, चौथा आपको निकालना पड़ेगा खुद से। और 5वीं चीज़ क्या होगी कि ये वाली दूरी आपको हो सकता है दे दी जाए, या ज़्यादातर केसेस में नहीं दी जाती है। तो जब नहीं दी जाए तो क्या करना है, देखिए सेम कॉन्सेप्ट फिर से अप्लाई होगा। क्या होगा कि ओ एम हमने परपेंडिकुलर डाला तो इसको 2 इक्वल पार्ट में डिवाइड करेगा। ए पी कितना दिया गया है, ये ए है, और ये मिड पॉइंट है अगर, तो ये क्या हो जाएगा, ए प्लस बी बाई 2। बी एम क्या हो जाएगा, ए प्लस बी बाई 2। देखिए हम लिख देते हैं, ये इतना दिया गया है। अगर हम निकालना चाहें बी एम तो ये क्या हो जाएगा, ए प्लस बी बाई 2। इसी तरह सी एन अगर निकालना चाहें तो सी प्लस डी बाई 2 हो जाएगा। ये पता है आपको, ए प्लस बी यानी पूरी लाइन का ये मिड पॉइंट है तो आधा हो जाएगा। ठीक है, ये दोनों चीज़ें हमें पता चल गई। ये दोनों आर दिया गया है तो ओ एन और ओ एम फिर से निकाल डालिए। फिर से हम ओ एन और ओ एम निकाल लेते हैं। वो फिर से कितना आ जाएगा, ओ एन कितना आ जाएगा, ये देखिए। ओ एन निकालने का कोई फ़ायदा नहीं है। देखिए हम क्या निकाल लेते हैं, ये वाली लेंथ। ये वाली लेंथ कितनी हो जाएगी ये बताइए। ये वाली लेंथ हो जाएगी कि पूरा यहाँ से D से P तक की दूरी आपने निकाला हुआ है, सॉरी D से N तक की ना, सी एन नहीं लिखना था हमें, DN लिखना था। हमें उसकी ज़रूरत है ऊपर वाले पार्ट की, इतने की। हमने D से N तक की दूरी निकाली हुई है, और D से P तक की दूरी हमको D पता है। D से P तक की दूरी आपको D पता है, D से N तक की दूरी C प्लस D बाई 2 है। तो ये छोटी दूरी आप निकाल सकते हैं, बहुत आसानी से निकाल सकते हैं। देखिए हम निकाल लेते हैं PN कितना हो जाएगा, पूरी दूरी D है और ये कितना है C प्लस D बाई 2। इसको आप माइनस कर दीजिएगा तो कितना आ जाएगा, D माइनस C बाई 2। ये मैंने क्यों निकाला, इससे फ़ायदा क्या होगा कि मैंने अभी पिछले ही बार बताया कि ये क्या बन रहा है, आयत बन रहा है। अगर आयत बन रहा है तो ये भुजा और ये भुजा आपस में बराबर हो जाएगी, और हम ट्रायंगल ले लेंगे OMB। अगर OMB ट्रायंगल में हम पाइथागोरस लगा दें तो देखिए बहुत ही आसानी से आएगा, OM का स्क्वायर प्लस BM का स्क्वायर बराबर OB का स्क्वायर हो जाएगा। तो OM का स्क्वायर क्या हो जाएगा, इसी NP के स्क्वायर के बराबर, और NP का स्क्वायर क्या हो जाएगा, D माइनस C का C बाई 2 ना, D माइनस C बाई 2 का होल स्क्वायर प्लस ये BM कितना है, A प्लस B का होल बाई 2 का होल स्क्वायर, ये बराबर हो जाएगा R स्क्वायर के।
यहाँ तक कोई समस्या नहीं होगी। अब इसी को थोड़ा सा आपको सॉल्व करना है, तो सॉल्व कर डालिए। होल स्क्वायर ओपन करिए, सी स्क्वायर डी स्क्वायर माइनस 2cd अपॉन 2, चूँकि अपॉन 4 आएगा, सॉरी अपॉन 4, और यहाँ पे आएगा ए स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस 2ab अपॉन 4 प्लस में। आपको याद हो, अगर मैंने बताया हुआ है कि दो कॉर्ड अगर एक दूसरे को कट करती हुई जाए तो AP इंटू BP बराबर होता है DP इंटू PC, यह होता है। तो आपको ये पता है A, ये पता है B, यानी A इंटू B बराबर किसके होगा, ये C पता है, ये D पता है, C इंटू D होगा या नहीं। आपको पहले ही थ्योरम हम लिखवा चुके हैं। तो आप यहाँ पे CD की जगह AB रख सकते हैं। अगर यहाँ 2AB आ जाएगा तो 2AB से 2AB कैंसिल हो गया। आपको क्या मिला है, देखिए फाइनल ये हो गया होगा आपके पास। फाइनल रिजल्ट हम लिखते हैं आपके सामने। यहाँ से आर स्क्वायर की वैल्यू क्या आ गई है, देखिए ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर डी स्क्वायर, यही इतना बचा है, और अपॉन में 4 बचा है। आर की वैल्यू क्या हो जाएगी, 1/2 मैंने बाहर कर लिया, स्क्वायर रूट ऑफ ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर डी स्क्वायर। दोनों एक ही तरह के फॉर्मूले हैं, दोनों में से एक भी आपको अगर याद है तो दोनों आप कर लीजिए। आइए देखते हैं इस पे क्वेश्चंस कैसे आता है। लिखा जाता है कि एक वृत्त के दो जीवाएं 18 सेंटीमीटर और 16 सेंटीमीटर हैं। ये दोनों आपस में समकोण पर प्रतिच्छेद करती हैं। यदि प्रतिच्छेदन बिंदु की केंद्र से दूरी √55 हो, स्क्वायर रूट 55 हो, तो सर्कल का एरिया आपको निकालना है। एरिया ऑफ सर्कल यानी वृत्त का क्षेत्रफल आपको निकालना है। तो आपको फार्मूला याद होना चाहिए। इसका फार्मूला क्या होता है, अगर आपको दोनों जीवाएं दी गई हैं और केंद्र से दूरी दी गई है तो आपको फार्मूला याद होना चाहिए, स्क्वायर रूट ऑफ ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर अपॉन 2। यही होता है रेडियस की वैल्यू। तो रेडियस कितनी आ जाएगी, स्क्वायर रूट ऑफ ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर बाई 2, है ना। यहाँ ए बी सी बस यही याद रखिएगा क्या होता है। जीवा की लंबाई 2a होती है, दूसरी जीवा 2b होती है, और c क्या होता है, केंद्र से दूरी, है ना। तो आप क्या कहेंगे कि 2a की वैल्यू 18 थी तो a की वैल्यू 9 हो जाएगी, यानी यहाँ पे रखेंगे हम 9 का स्क्वायर। इसी तरह b, 2b की वैल्यू 16 है तो b की वैल्यू कितनी हो जाएगी 8, और प्लस c की वैल्यू है √55। इसका स्क्वायर करेंगे और पूरे का बाई 2 कर देंगे। सॉल्व कर लीजिए, यहाँ पे 81 हो जाएगा, यहाँ 64 हो जाएगा, और यहाँ 55। इसी को आपको सॉल्व करना है, और यहाँ से रेडियस आ जाएगी आपके पास। ऐड कर लीजिए, तो 8 से 14 1 15 5 20, 200/2 यानी 100। स्क्वायर रूट 100 की वैल्यू 10 आएगी, यानी एरिया क्या आ जाएगा, एरिया आपको पता है क्या होता है, पाई आर स्क्वायर यानी 10 का स्क्वायर 100 पाई के फॉर्मेट में आपको ऑप्शन दिए गए थे, तो 100 पाई हो जाएगा आंसर। समझ गए। अगला क्वेश्चन आपको दिया गया है कि एक वृत्त में ए बी और सी डी दो जीवाएं एक दूसरे को ई बिंदु पर समकोण पर काटती हैं, और ए इक्वल टू 2 सेंटीमीटर, बी 6 सेंटीमीटर, ई डी 3 सेंटीमीटर। तो आपसे पूछा गया है रेडियस ऑफ सर्कल। तो आपको बनाना पड़ेगा फिगर समझने के लिए। ए बी और सी डी कहाँ पे कट करते हैं, एक दूसरे को ई बिंदु पर काटते हैं। आपको दिया गया है ए बी, ए 2 और बी 6, ये 2 है ये 6। फिर आपको दिया गया है ई डी 3, और ये वाला भी नहीं पता है आपको, और रेडियस भी निकालनी। तो पहले तो आपको फार्मूला याद होना चाहिए कि इसका और इसका मल्टीप्लिकेशन इसके और इसके मल्टीप्लिकेशन के बराबर होता है। मैंने पीछे पढ़ाया हुआ है। तो 2 छक 12, तो 3 चौक 12, यानी ये इतना पार्ट क्या आ जाएगा 4। ईसी की वैल्यू 4 हो गई। अब आपको निकालना है रेडियस। रेडियस का फॉर्मूला अभी मैंने बताया, हाफ स्क्वायर रूट ऑफ ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर डी स्क्वायर का सम, यही बताया। तो आप इसी में वैल्यू पुट कर दीजिए, हाफ ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर डी स्क्वायर डायरेक्ट ऐड कर लीजिए। 2 का स्क्वायर 4, 6 का स्क्वायर 36, 4 का स्क्वायर 16, 3 का स्क्वायर 9। तो 6 6 12, 4 16 और 25 हो जाएगा। 3 2 5 1 6 65, यानी यहाँ पे आएगा √65। तो आपका यहाँ से रेडियस कितनी आ जाएगी, √65/2। ये हो जाएगा आंसर। यदि 8 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले वृत्त को दो वृत्तों द्वारा समत्रिभाजित किया जाता है,
समत्रिभाजित मतलब 3 इक्वल पार्ट में डिवाइड किया जाता है। तो इसको आप ऐसे भी कह सकते हैं, कहीं कहीं लिखा होता है कि 3 समान वलय में बांटा जाता है। वलय मतलब समझ रहे हैं, सर्कल का जो पार्ट बचता है। तो तीनों वृत्तों की त्रिज्याओं का अनुपात, ये प्रीवियस ईयर के मेंस में पूछा गया है, लेकिन बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है। देखिए फिगर कैसे बनेगा। सबसे पहले आपको 3 पार्ट में डिवाइड करना है एक बड़े सर्कल। तो मैंने एक बड़ा सर्कल बनाया ये, और इसको 3 इक्वल पार्ट में डिवाइड करना है सर्कल्स के द्वारा। तो एक सर्कल ये बना दिया, एक सर्कल ये, मतलब ये तीनों पार्ट्स आपस में बराबर होने चाहिए, यही लिखा गया। ठीक है, तो मैंने कहा कि हम मान लेते हैं कि बड़े वाले की रेडियस R3 है, इस वाले की R2 और इस वाले की R1, तीनों की रेडियस हमने मान ली। आपसे दिया गया है, आपको क्वेश्चन में ही दिया गया है कि R3 8 सेंटीमीटर है। मैंने पहले ही बोला कि बड़ा वृत्त की त्रिज्या क्या है, 8 सेंटीमीटर ना। अब आपसे कहा गया R1 R2 R3 का रेडियस, मतलब इनकी रेशियो आपको बताना है। सबसे पहले आपको जो दिया गया वही यूज़ करिए कि 3 बराबर क्षेत्रफलों में विभाजित करता है, मतलब इनका क्षेत्रफल बराबर होगा। क्या हो जाएगा कि पाई R1 स्क्वायर इसका क्षेत्रफल है, और इस वलय का क्षेत्रफल, ये जो एरिया है इसका क्या आ जाएगा, इस पूरे का एरिया मतलब पाई R2 स्क्वायर माइनस पाई R1 स्क्वायर, यही तो होगा। यानी इसके बराबर होगा पाई R2 स्क्वायर माइनस R1 स्क्वायर। पाई R2 स्क्वायर माइनस पाई R1 स्क्वायर में पाई कॉमन कर लिया हमने। इसी तरह से अब ये हम बड़े वाले में देख रहे हैं कि ये वाला एरिया हमको निकालना है। ये एरिया किसके बराबर होगा, बड़े वाले के एरिया में से इस वाले के एरिया को माइनस कर दें, यानी पाई R3 में से, R3 का स्क्वायर में से पाई R2 का स्क्वायर माइनस कर देते हैं, यानी कितना आएगा R3 का स्क्वायर माइनस R2 का स्क्वायर। इस बात से आप सहमत होंगे, क्लियर है ये बातें। और ये सभी किसके बराबर हो जाएगा आप बताइए। पाई, आपको पता है पूरा एरिया कितना दिया गया है, पूरा बड़ी वाली रेडियस कितनी है, 8 है। अगर 8 रेडियस दी गई है तो आप कह सकते हैं पूरे बड़े वाले का सर्कल का एरिया कितना हो जाएगा, पाई 8 का स्क्वायर। ये पूरा एरिया हो जाएगा पाई 8 का स्क्वायर, यही तो होगा। लेकिन आपसे कहा गया कि ये तीनों बराबर बराबर है, तो हम कहते हैं कि बड़ा वाला अगर सर्कल इतना एरिया का है तो ये बराबर बराबर होंगे, यानी 1/3 कर दें तो इन सभी बराबर पार्ट्स का एरिया आ जाएगा कि नहीं। आपके पास पता हो आपको कि 12 पूरा एरिया है, मान लीजिए ये पूरा एरिया 12 होता, 12 होता, ये 12 होता तो ये 4 4 4 हो जाता कि नहीं एरिया, क्योंकि बराबर बराबर है। तो इसलिए हम कह रहे हैं कि ये पूरा एरिया है, इसको अगर 1/3 कर देंगे तो ये इन सभी एरियाज के बराबर हो जाएगा, बिल्कुल हो जाएगा। अब आपको क्या करना है, पाई 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 कैंसिल कर दीजिए, इसको और इसको एक साथ ले लेते हैं तो आपका R1 निकल जाएगा। R1 का स्क्वायर किसके बराबर हो जाएगा, 8 का स्क्वायर अपॉन 3, यही दिया गया है। तो R1 कितना आ जाएगा, 8/√3। ये R1 पता चला, R3 पहले ही पता है, R2 निकाल लीजिए इन दोनों इक्वेशन से। R2 कैसे आएगा, देखिए ये कितना लिखा गया है, R1 का स्क्वायर बराबर R2 का स्क्वायर माइनस R1 का स्क्वायर। R1 इधर ले आइए तो ट्वाइस ऑफ R1 का स्क्वायर बराबर हो जाएगा R2 के स्क्वायर के। यहाँ से R2 कितना आ जाएगा, √2 R1। R1 की वैल्यू आपको पता है 8/√3। अब देखिए R1 R2 R3 तीनों पता चल गया, आप रेशियो निकाल दीजिए। R1 R2 R3 का रेशियो कितना आ जाएगा, R1 हमें पता है, ये हमें पता है 8/√3 ना, 8/√3 रेशियो। R2 हमें पता है √2/√3 इंटू 8 रेशियो। R3 कितना पता है, ऑलरेडी हमें दिया गया था 8। बस इसी को डिवाइड कर दीजिए, कैंसिल करके सॉल्व कर लीजिए। √3 से पूरे में मल्टीप्लाई करिएगा तो 1/2 √2 रेशियो √3, ये था आपका आंसर। तो बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है, फिर से एक बार सॉल्व कर लीजिएगा अपने आप से आप। देखिए अब कुछ बहुत ही बेहतरीन से छोटे से कॉन्सेप्ट आपको पढ़ने हैं सर्कल से, ठीक है। देखिए अगर सबसे पहला हम पॉइंट लेते हैं कि अगर 3 सर्कल समान त्रिज्या के एक दूसरे को स्पर्श करते हुए रखे गए हैं तो इनसे क्या क्या पॉसिबिलिटीज़ बन सकती हैं, क्या क्या क्वेश्चन बन सकते हैं, ठीक है। 4 तरीके के क्वेश्चन बनते हैं, वो चारों चीज़ें आप देख लीजिए। सबसे पहले पूछा जाता है कि ये बचा हुआ पार्ट क्या हो जाएगा। सबसे पहले इसमें पॉइंट बना लीजिएगा कि यदि 3 समान त्रिज्या के वृत्त एक दूसरे को स्पर्श करते हुए रखे गए हों, उसके बाद डैश करिए, उसमें 3-4 पॉइंट्स जो हैं वो सारे हम लिखवाते हैं। तो अब इसमें पहला पॉइंट लिखना है आपको, जो आपने पॉइंट लिखा उसमें सब पॉइंट है कि
बचे हुए भाग का क्षेत्रफल या आप शेडेड रीजन का क्षेत्रफल जो भी मान लीजिए। तो ये इतना पार्ट का एरिया क्या हो जाएगा, शेडेड ही कर दे रहे हैं चलिए हम, चाहे शेडेड रीजन कहिए चाहे बचे हुए भाग का क्षेत्रफल कहिए, तो ये एरिया क्या हो जाएगा। तो इसको निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, इन सब के सेंटर्स को ज्वाइन करना पड़ेगा। इन सभी के सेंटर्स को ज्वाइन करने पे क्या बनेगा, समबाहु त्रिभुज, इक्विलेटरल ट्रायंगल, क्योंकि इन सभी की त्रिज्याएं बराबर हैं और हमने मान लिया सभी त्रिज्याएं r सेंटीमीटर है। अगर r सेंटीमीटर है तो अगर आपको ये पूरा एरिया पता हो, त्रिभुज का एरिया, जिनमें से ये तीनों एरियाज हम माइनस कर दें तो यही इतना एरिया तो बचेगा जो आपसे पूछा गया है। तो आप लिख सकते हैं बचे हुए भाग का एरिया, या लिख सकते हैं शेडेड रीजन जो हमने अभी शेड किया है। तो शेडेड रीजन क्या हो जाएगा, शेडेड रीजन क्या हो जाएगा, ट्रायंगल के एरिया में से 3 बार जो ये एरिया बच रहा है इसको क्या बोलते हैं, सेक्टर, है ना। ये पूरा त्रिज्य खंड है तो इसका एरिया हमें माइनस करना है 3 बार। अब चलिए करते हैं। ट्रायंगल का एरिया क्या हो जाएगा, √3/4 a स्क्वायर, a कितना हो गया है r + r यानी 2r का स्क्वायर, माइनस थ्राइस ऑफ, ये चूंकि क्या बन रहा है इक्विलेटरल ट्रायंगल, तो इसके सभी कोण कितना हो जाएंगे 60 अंश, यानी 60/360। आपको याद होगा ना θ/360 πr², यही तो होता है। तो पाई r² यानी इनका रेडियस कितनी है r, ये इतना हो जाएगा। बस इसी को आपको सॉल्व करना है। सॉल्व कर लीजिए, 6 × 18 दूना 36 बटे में 2 आया है यहाँ पे, ये 2 का स्क्वायर से 4 कैंसिल हो जाएगा। केवल और केवल आपको क्या करना है, देखिए यहाँ बचेगा √3r² और यहाँ पे क्या बचेगा πr²/2। तो आप मन करे 2 बाहर कर लीजिए, जैसे भी कॉमन कर पाइए। तो हम क्या करते हैं, देखिए r²/2 कॉमन कर लेते हैं, तो यहाँ बचेगा 2√3 माइनस पाई। तो आप चाहिए तो फॉर्मूला याद रखिए, वैसे थोड़ा मुश्किल होगा याद करना, इसलिए मेरे हिसाब से सबसे आसान तरीका है कि आप कॉन्सेप्ट याद रख लीजिए। क्या करना होता है, ये कॉन्सेप्ट आपको याद होना चाहिए। दूसरे पॉइंट पे आते हैं। दूसरा पॉइंट जो है वो कहता है कि अब बताइए जो ये मैंने रीजन शेड कर दिया है, इस रीजन को अगर शेड ना करके यहीं पे एक सबसे बड़े साइज का सर्कल बना दें। यही सर्कल हम फिर से बना रहे हैं। देखिए ये 2 सर्कल एक दूसरे को टच करते हुए जा रहे थे, तीसरा सर्कल आया उसने भी इन दोनों को टच किया और ये बनाया। अब ये ज़रूरी नहीं क्वेश्चन में आपको सर्कल दिया जाए, हो सकता है आपसे कहें कि सिक्के रखे गए हैं, हो सकता है कुछ और चीज़ें दे दी जाए। तो अब इनमें आपको सबसे बड़े साइज़ का सर्कल बनाना है इनके बीच में। ये हमने एक सर्कल बना दिया, इसकी आपको रेडियस निकालनी होती है। तो रेडियस कैसे निकलेगी, हर बार आपको वही ट्रायंगल ही ट्रायंगल बनाना पड़ेगा, ठीक है। बिना ट्रायंगल के आप नहीं निकाल पाइएगा। फिर आप क्या कहेंगे कि अगर हम इनको ऐसे मिलाते चले जाएं तो ये क्या बनेंगे, परपेंडिकुलर बनेगा। अगर ये परपेंडिकुलर बनेगा और आपको ये भी पता है परपेंडिकुलर की लंबाई इसकी क्या होती है, √3/2 है ना। अगर हम इसकी रेडियस तक यहाँ तक लेके जाना चाहते हैं तो ये पूरी लंबाई क्या हो जाएगी, ये केंद्रक ही तो होगा। यहाँ पे पता है ना आपको, ये केंद्रक होता है। अगर ये केंद्रक है तो केंद्रक की यहाँ से दूरी क्या होती है, 2:1 में डिवाइड करता है। आपको याद होगा कि पूरे ऊंचाई को 2:1 में डिवाइड करता है, या माध्यिका को आप कह सकते हैं कि माध्यिका को केंद्रक क्या करता है, 2:1 में विभाजित करता है। तो ये अगर पार्ट हमको निकालना है तो क्या करेंगे, हम 2/3 कर देंगे माध्यिका का। आपने ये सारी चीज़ें ट्रायंगल में पढ़ी हुई हैं। तो ये इतना पार्ट अगर हमको निकालना है तो ये हो जाएगा माध्यिका का 2/3, और माध्यिका की लंबाई क्या हो जाएगी, ये सभी अगर r है तो माध्यिका यानी ऊंचाई दोनों एक ही बराबर होंगी इक्विलेटरल ट्रायंगल में। तो माध्यिका क्या हो जाएगी, √3/2a, a यानी 2r। ये बात समझ में आई। यानी यहाँ से यहाँ तक की दूरी हमने ये निकाल ली, और ये सॉल्व करके आप लिख सकते हैं 2√3/3r, ये हो गया। अब या √3/√3 ये सब ना लिखिए, इसको कैंसिल करके यहाँ रूट लगा लीजिए, तो 2/√3r ये आ गई। अब आपसे पूछा गया है केवल इसकी त्रिज्या, ये इतनी दूरी अगर आपको निकालनी है तो आप क्या कहेंगे, पूरे में से हम ये पार्ट माइनस कर दें, और ये पार्ट किसके बराबर है, त्रिज्या के बराबर है। यानी आपको जो रेडियस निकालनी थी, x मान लेते हैं, उसकी रेडियस क्या हो जाएगी,
2/√3r, ये पूरी लंबाई, इसमें से वो रेडियस माइनस कर दीजिए, यानी आप क्या लिख सकते हैं, r कॉमन करके 2/√3 -1, ये आपको याद रखना है। अगर नहीं याद होता है तो आप कॉन्सेप्ट याद रखिए, कॉन्सेप्ट और फॉर्मूला दोनों याद रखिए, बेटर है। कॉन्सेप्ट तो हमेशा ही याद होना चाहिए इसका, ठीक है, समझ गए हैं ना। इसी तरह से सेम यही क्वेश्चन पूछा जाता है, लेकिन आपसे पूछ लिया जाएगा कि बताइए बाह्य त्रिज्या क्या होगी। मतलब एक इन तीनों को टच करता हुआ वृत्त बनाया जाएगा बाहर से, ये एक वृत्त बनाया गया है जो इन तीनों को बाहर से टच कर रहा है, ठीक है, ये एक वृत्त बनाया गया। आपसे कहा गया ये बाह्य वृत्त की त्रिज्या क्या हो जाएगी, तो आपने अभी जस्ट निकाला कि यही तो सेंटर होगा, ये बात तो श्योर है ना, सेंटर यहीं पे होगा। इतनी दूरी आपने अभी निकाली, कितना निकाला, 2/√3r निकाला ना। अगर हम इन्हीं को यहाँ तक मिला दें, ये सही से बना नहीं है, अदरवाइज यहीं से टच होता हुआ जाता, ऐसा कुछ बनेगा। अगर हम इसी को पूरा यहाँ तक मिला दें स्पर्श बिंदु तक, तो ये क्या बनेगा, यही यहाँ से ये पूरी लंबाई, यही तो होगी त्रिज्या बड़े वाले वृत्त की। और बड़े वाले वृत्त की त्रिज्या किसके बराबर है, यहाँ से यहाँ तक की दूरी 2/√3r है, और ये इतना पार्ट यहाँ से यहाँ तक क्या है, रेडियस है छोटे वाले वृत्त का। तो ये r है और ये 2/√3r है, इनको अगर हम जोड़ दें तो क्या बनेगा, ये बड़े वाले वृत्त की त्रिज्या बन जाएगी। तो बड़े वाले वृत्त की त्रिज्या क्या हो गई, r कॉमन लीजिए, 2/√3 + 1। तो दो चीज़ें आपको अभी मिले, क्या मिला कि अगर इस छोटे वृत्त की त्रिज्या निकालनी है, अच्छा इन सभी वृत्तों की त्रिज्याएं समान होनी चाहिए तभी ये सब फॉलो होगा। इस वाले वृत्त की त्रिज्या निकालनी है तो यहाँ माइनस कर देना है, बड़े वाले वृत्त की त्रिज्या निकालनी है तो यहाँ पे प्लस कर देना है, और कुछ नहीं। समझ गए हैं। इसी में एक और पॉइंट आता है कि अगर हम इसको, ये बड़ा वृत्त जो बनाए हैं मैंने बाहर बाहर, ये बाह्य वृत्त ना बना के पट्टा बनाए या रबड़ बना दें। अगर आपसे कहा जाए कि तीन वृत्त एक दूसरे को टच करते हुए रखे गए हैं, जैसे अभी रखे गए थे, ये रखा मैंने दूसरा वृत्त, ये टच मानिएगा, इंटरसेक्ट नहीं कर रहे हैं, ठीक है, और तीसरा वृत्त ये बनाया मैंने। समान त्रिज्या के तीन वृत्त रखे गए हैं, एक रबड़ बैंड इन पे लगाया जाता है, इन पे रबड़ बैंड लगाया जाएगा, मतलब समझ रहे हैं, कंफ्यूज मत होइएगा। एक अभी मैंने जो पढ़ाया वो बाह्य वृत्त था, हमने एक रबड़ बैंड अगर लगाया तो रबड़ बैंड इतनी दूरी में ऐसे खींचा रहा होगा ना, ऐसे, फिर इनके साथ ऐसे गोल हुआ होगा, फिर गोल होके यहाँ इतनी दूर ऐसे खींचा रहा होगा, फिर इनके साथ ऐसे गोल हुआ होगा, फिर यहाँ पे इतनी दूरी खींचा रहा होगा, और ये बाकी दूरी गोल हुआ होगा। इतनी बात तो समझ में आ रही है ना। रबड़ बैंड में और वृत्त में अंतर है, तो कंफ्यूज मत होइएगा। ये रबड़ बैंड लगाया, या फिर इसी को कभी कभी लिख दिया जाता है कि पट्टा चढ़ाया जाता है। जैसे आपको याद होगा कि आपने अगर कहीं पे मशीन वगैरह देखी होगी, खुराफाती तो आप हैं ही, तो जब आटा वगैरह की मशीन देखते हैं, आटा पीसने की, तो वो आटा पीसने की, ये भी परेशानी आपको होगी अभी, गेहूँ पीसने की, ठीक। तो आटे वाली चक्की पे जब जाइएगा तो वो गोल गोल सा बना होता है, पहिए जैसा ऐसा, और उस पर एक पट्टा लगा होता है ना। तो आप देखिए पट्टा यहाँ से यहाँ तक स्ट्रेट होता है, और जहाँ वो गोल पहिया बना होता है वहाँ पे ऐसे कर्व्ड होता है। सेम वही प्रोसेस यहाँ पे की गई, ठीक है, चाहे आप पट्टा कहिए चाहे इसको रबड़ बैंड कहिए, ठीक। तो ये इतनी दूरी, ये सीधा होगा और ये कर्व्ड होगा, फिर सीधा होगा, फिर कर्व्ड होगा, ऐसे ही करके रहा होगा। तो अगर हम आपसे कहें कि ये इनका केंद्र है, केंद्र से इस पॉइंट को मिलाएंगे तो ये परपेंडिकुलर होगा, पता है सबको, ये भी पॉइंट परपेंडिकुलर होगा, ये भी पता है। अगर इन दोनों को हम मिला दें तो यही दूरी इसके बराबर होती है। आपको पता होगा कि ये आयत बनता है ना, मैंने बताया हुआ है आपको ये चीज़ें। तो ये दूरी इस दूरी के बराबर हो गई, और ये किसके बराबर है, आर आर, यानी ये हो गई 2r। ऐसे ही सेम प्रोसेस हर जगह होगी, यहाँ पे और यहाँ पे, ये भी हो जाएगा 2r, और इन दोनों को भी मिला दीजिएगा तो ये भी क्या बनाएंगे, ये 2r, ये इतना 2r हो गया। अच्छा, अगर ये 90 डिग्री है, ये भी 90 डिग्री है, यहाँ पे भी सभी ये 90 डिग्री है, क्योंकि ये क्या बन रहे हैं, सॉरी ये वाले नहीं, ये वाला, ये आयत बन रहा होता है ना। तो आयत अगर बन रहा है तो ये सभी 90 डिग्री रहे होंगे। दूसरी बात कि ये वृत्त, सॉरी ये जो त्रिभुज है ये कैसा है, समबाहु त्रिभुज है, तो इसके सभी कोण क्या हो जाएंगे, 60-60 डिग्री के हो जाएंगे।
अगर ये 60, ये 90, ये 90, तो ये जो बचा हुआ एंगल कितना बचेगा? 120। 360 में से माइनस कर लीजिए, 90, 90, 60 माइनस कर दीजिए 360 में से, तो कितना बचेगा? 120 ही तो बचेगा, है ना। अब ये भी 120 हो जाएगा, ये भी 120 हो जाएगा। आपसे पूछें कि ये दूरी बताइए तो आपको फॉर्मूला याद आ जाना चाहिए तुरंत का तुरंत कि थीटा बाई 360 2πr होता है। थीटा बाई 360 2πr, थीटा बाई 360 2πr, थीटा बाई 360 2πr, मतलब कितना हो जाएगा? थ्राइस ऑफ थीटा बाई 360 2πr, इतना ही तो होगा। अगर हम इन पार्ट को ऐड करना चाहें, ये इतना पार्ट यहाँ से, ये इतना पार्ट यहाँ से कर्व्ड वाला, और ये इतना पार्ट यहाँ से, इन तीनों को हमने ऐड कर दिया तो इतना ही आएगा। अब यहाँ 12 3 36 कैंसिल हो गया, 2πr केवल बचा। मतलब इन तीनों कर्व्ड वाले पार्ट का एडिशन हमारे पास 2πr आ गया, 2πr, और प्लस ये जो स्ट्रेट पार्ट है 2r 2r और 2r, कितने हो जाएंगे? 6r। ये हो जाएगा पट्टे की लंबाई। तो इस वाले पॉइंट में आप लिख लीजिएगा कि पट्टे, ब्रैकेट में लिख लीजिएगा रबड़, या जो भी पूछा जा सकता है, जो भी स्ट्रेट हो सकता है, ठीक है। तो रबड़ स्लैश करके लिखिएगा पट्टे की लंबाई बराबर 2πr प्लस 6r। ठीक, समझ गए होंगे श्योरली। एक ही चीज़ बना सकते हैं, ये 90 डिग्री होगा, ये भी कंफर्म है। तो ये क्या बनाएंगे? वर्ग बनाएंगे, स्क्वायर बनाएंगे, ठीक है। ये स्क्वायर बनाएंगे। अगर हम स्क्वायर में से इन चारों का एरिया माइनस कर दें तो आपको क्या मिल जाएगा? ये वाला बचा हुआ पार्ट, यानी स्क्वायर का एरिया 2r का स्क्वायर, स्क्वायर की साइड क्या है? r प्लस r, 2r का स्क्वायर माइनस करेंगे ये चारों पार्ट यानी 90 90 90 90, यानी कितना हो जाएगा? माइनस करना है 4 टाइम्स 90 बाई 360 पाई r स्क्वायर, यही तो माइनस करना है। बस ऐसे को आप सॉल्व कर दीजिए, ये 4r स्क्वायर आ जाएगा, ये कैंसिल होके 4r स्क्वायर माइनस पाई r स्क्वायर, है ना। या आप इसे को कॉमन कर दीजिएगा तो 4 माइनस पाई मिल जाएगा। समझ गए हैं? अच्छा, अब आते हैं दूसरी चीज़ पे। दूसरी चीज़ क्या पूछी जाएगी? यहाँ पे एक सबसे बड़े आकार का वृत्त बना दिया जाएगा, सबसे बड़ी साइज़ का वृत्त बना दिया जाएगा, और इसकी त्रिज्या पूछी जाएगी। मैक्सिमम साइज़ का सर्कल, इसकी रेडियस क्या हो जाएगी? तो आप क्या कहेंगे कि इनका हम खींच देते हैं डायगोनल। अगर ये डायगोनल खींचेंगे तो श्योर ये इसके सेंटर से होता हुआ जाएगा। तो ये पूरा डायगोनल कितनी लंबाई हो जाएगी? ये पूरा डायगोनल आपको आता है ना डायगोनल निकालना। ये अगर ये ए हो तो ये a√2 होता है, याद है ना कि a√2 होता है स्क्वायर का डायगोनल। तो यहाँ पे a कितना है? r प्लस r, 2r, तो 2r√2 ये हो जाएगा डायगोनल। अगर हम डायगोनल में से इतना पार्ट और इतना पार्ट माइनस कर दें, ये कितना पार्ट है? यहाँ से यहाँ तक की दूरी रेडियस है, यहाँ से यहाँ तक की दूरी भी रेडियस है, यानी 2r को अगर हम माइनस कर दें तो ये कितना आएगा? यही इतना पार्ट तो बचेगा। और ये क्या है? इस छोटे वाले सर्कल का डायमीटर है, यानी हमारे पास ये डायमीटर आ गया है। अगर हमको रेडियस इसकी निकालनी है तो इसका आधा हमें करना पड़ेगा, बस इसी का आधा कर दीजिए, आंसर आ जाएगा। तो रेडियस कितनी आ जाएगी इसकी? 2 से कैंसिल करिए, r कॉमन ले लीजिए, तो √2 - 1 ये आ जाएगी रेडियस छोटे वाले सर्कल की। ठीक है। इसी तरह से अगर हम कह दें आपसे कि एक बड़ा सर्कल इन चारों सर्कल को टच करते हुए जाता है, एक बड़ा सर्कल इन चारों सर्कल्स को टच करते हुए जाता है, सर्कल बनाइएगा, हमने तो पता नहीं क्या बना दिया है। तो ये बाहर से एक टच करते हुए सर्कल जा रहा है, ठीक है। ये सर्कल अगर बनाया आपने और इसकी रेडियस आपसे पूछी गई तो आपको क्या पता है कि यहाँ से यहाँ तक की दूरी क्या है? डायगोनल की आधी है। अगर हम डायगोनल के आधे में यही दूरी और ऐड कर दें तो ये पूरी त्रिज्या हो जाएगी, बड़े वाले सर्कल की रेडियस हो जाएगी। तो आप क्या कहेंगे कि अगर हम बड़े वाले सर्कल की रेडियस निकालना चाहते हैं तो डायगोनल के आधे में ये रेडियस ऐड कर देते हैं, यानी डायगोनल का आधा क्या हो जाएगा? डायगोनल आपने ये निकाला है 2r√2, 2r√2 का आधा r√2 और ये प्लस r, यानी रेडियस कितनी आ जाएगी? r√2 + 1।
तो आप देख रहे होंगे कि पिछले भी क्वेश्चन में केवल प्लस माइनस का अंतर था बड़े वाले और छोटे वाले सर्कल में। यहाँ भी सेम चीज़ है, छोटे वाले सर्कल की रेडियस r√2 - 1 है और यहाँ r√2 + 1 है। समझ गए होंगे ये चीज़ें। तो आपने अभी ये 3 चीज़ पढ़ी। अब आपको क्या पढ़ना है, एक और चीज़ थोड़ी सी छोटी सी है, वो भी देख लीजिए। अगर हम यहाँ पे कहें सर्कल ना बना के आप वो बना दीजिए एक वर्ग, ये भी एक बार शायद पूछा गया है। ये अगर हम यहाँ पे मैक्सिमम साइज़ का स्क्वायर बना दें ऐसा करके कि ये टच करते हुए जाए यहाँ से, फिगर बहुत अच्छा नहीं बन पा रहा है, वो आप एडजस्ट कर लीजिएगा, आप अपने हिसाब से बनाइएगा। ये यहाँ पे ऐसा स्क्वायर बनाना है जो जिसके चारों भुजाएं चारों सर्कल को टच कर रही हूँ। तो आपसे पूछा जाएगा इसकी भुजा बताइए या इसका एरिया बता दीजिए, क्षेत्रफल बता दीजिए। तब भी आपके लिए बहुत ही आसान है। आपने क्या कहा कि ये पूरा डायगोनल है। अगर हम डायगोनल में से, अब इसको हटा देते हैं, देखिए डायगोनल में से अगर ये दोनों रेडियसेस हम माइनस कर दें तो ये क्या बचेगा, ये साइड ही तो बची, साइड के बराबर ही तो है ये। तो बहुत ही आसान है। तो आप क्या कहेंगे, अगर इसका हमें ए निकालना है, मतलब इसकी भुजा निकालनी है, तो हम क्या कहेंगे, डायगोनल में से दोनों त्रिज्याओं को माइनस कर देते हैं। यानी यही वाला तरीका यूज़ करिए। डायगोनल 2r√2 है और माइनस क्या करना है, 2r, मतलब 2r√2 - 2r। तो यहाँ से 2 कॉमन कर लीजिएगा, 2r√2 - 1 आ जाएगा और यही था a की वैल्यू। तो आपको क्या मिला, केवल और केवल इसी जो छोटे वाले सर्कल की त्रिज्या थी, त्रिज्या का ये डबल है, रेडियस का ये डबल है इसकी साइड। कॉन्सेप्ट केवल आप समझते चलिए, रट नहीं पाइएगा इतनी चीज़ें, केवल कॉन्सेप्ट आपके दिमाग में सेट होना चाहिए। ये किसके बराबर था, क्या किया हमने, क्या माइनस किया, क्या प्लस किया, समझ रहे हैं। अच्छा, अब आ जाइए, एक लास्ट चीज़ इसमें जो बची है वो वही फिर से रबड़ बैंड या पट्टे की लंबाई आपको निकालना है। ठीक है, सेम वही प्रोसेस है। पट्टे की लंबाई मतलब ये इतना सीधा जाएगी लाइन, फिर ऐसे सर्कल बनेगा, फिर ये सीधी लाइन, फिर ये टर्न होगी और ये फिर से सीधी लाइन और ये टर्न होगी, फिर से सीधी लाइन। बस इतना ही डिफरेंस होता है। सर्कल क्या होता है, ये गोल होता है और ये यहाँ इतनी दूर में सीधा, फिर ये इसी पे चिपका हुआ निकलेगा और यहाँ पे फिर सीधा, फिर चिपका हुआ आएगा, फिर सीधा, फिर चिपका हुआ और यहाँ पे सीधा। इस तरह से बनता है। अगर हम इस रबड़ बैंड यानी पट्टे की लंबाई निकालें तो कैसे निकालेंगे, सेम वही प्रोसेस जो अभी आप करके आए हैं पिछले क्वेश्चन में, कि आप इनको ऐसे मिलाते रहेंगे, ये सभी क्या बनते रहेंगे, सभी के सभी आयत बनेंगे। यहाँ भी मिलाइएगा, यहाँ भी आयत बनाइएगा, सॉरी यहाँ पे नहीं, ये भी आयत, इसी तरह से ये भी मिलाइए, ये भी आयत, सब आयत बनेंगे। ठीक है, मतलब ये 2r है तो ये भी 2r, 2r और 2r हो जाएंगे सभी, सॉरी ये नहीं, ये 2r और ये भी 2r हो जाएगा। अब ये कितना हो जाएगा, ये और ये चारों जो सर्कल्स हैं, जो सर्कल पे ये बने हैं, ये इतने पार्ट, कर्व्ड एरिया जो है, ये कर्व्ड वाली दूरी कितनी हो जाएगी, सबको ऐड करिएगा तो फिर से वही आएगा 2πr के बराबर। हम डायरेक्ट लिख देते हैं फॉर्मूला, आप मन करे प्रूफ करके देख लीजिएगा, पिछले क्वेश्चन की तरह सेम होगा। ठीक, तो पट्टे की लंबाई स्लैश करके लिखिएगा, रबड़ बैंड की लंबाई कितनी हो जाएगी, 2r 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 कितनी, 8r हो जाएगी ना, 8r और 2πr वैसे रहेगा। मतलब आपको अब हमेशा के लिए याद कर लेना है कि 2πr तो हमेशा ही आएगा, केवल जितने ये 2r 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 4 बार आएगा तो यहाँ 8 हो गया है, उसमें 3 बार आया है तो 6 हो गया था। समझ गए। तो चलिए आज के लिए इतना ही रखते हैं। अभी बहुत सारे छोटे छोटे से हल्के फुल्के कॉन्सेप्ट बचे हुए हैं। ऐसे ही जैसे सर्कल पे आप देख रहे हैं, ऐसे ही 2 सर्कल, 3 सर्कल, आधे सर्कल, 1/4 सर्कल, सारी चीज़ें अभी बची हुई हैं। ठीक है, वो सारे धीरे धीरे हम लोग कवर अप करते रहेंगे। अभी इस पर जो मैंने आज पढ़ाया है, इस पर कुछ क्वेश्चंस कराएंगे नेक्स्ट क्लास में और आगे की चीज़ें डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही रखते हैं। बस आप मेहनत करते रहिए, बिल्कुल भी ठंडे मत पड़िए। आप थोड़ा सा लेज़ी हो गए हैं तो आप बिल्कुल लेज़ी मत होइए। नेक्स्ट मंथ से आपके एग्ज़ाम मंथ ही है पूरी तरह से, पूरा एग्ज़ाम स्टार्ट हो जाएगा, नेक्स्ट मंथ होगा, उसके बाद होगा, उसके बाद होगा, ऐसे ही एग्ज़ाम्स चलते रहेंगे। तो मेहनत करते रहिए खूब ढेर सारी, स्पेशली मेंस वाले तो बिल्कुल ठंडे मत पड़िए, है ना। तो चलिए, कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप शेयर कर सकते हैं और आगे हम लोग पढ़ेंगे नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू वेरी मच। अपना और अपनों का ख्याल रखिएगा।